हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। इस सीरीज में हम इंडियन इकोनॉमी के ऑलमोस्ट 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो विकास सर के द्वारा बनाया गया है और उन्हें सॉल्व करने के बेटर अप्रोच को सीखेंगे। तो यहाँ टॉपिक दिए हुए हैं जिनके क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा हाईली वेटेज हैं टू ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली यूपीएससी, सीएपीएफ एंड पीसीएस एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे डिस्कशन। So today we'll discuss the next 10 question number 61 to 70। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट। अगर आपको FCNR अकाउंट के बारे में पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे टू लगा सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेसिडेंस इंडिया के एंड NRI बोथ कैन ओपन। देखिए ये आपका गलत होगा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेसिडेंस इंडिया के लिए अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ ये आपका NRI एंड PIO के लिए होता है अप्लाई। ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी डिपोजिटेड, हाँ ये सही है आपका, ओनली फॉरेन करेंसी आपका डिपोजिट होगा, रुपी कैन बी डिपोजिटेड ये नहीं होगा अगर ओनली फॉरेन करेंसी की बात किया जा रहा है तो देखिए थर्ड नंबर आपका क्या होगा, गलत होगा अगर आप यहाँ पे लॉजिक भी लगाएंगे तो थर्ड नंबर यहाँ पे कहीं पर भी नहीं दिया गया है। कैन हैव द बोथ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप फिक्स्ड एंड टर्म डिपॉजिट की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आपका 61 का क्या होगा, बी। द टर्म द नोस्ट्रो अकाउंट विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे नोस्ट्रो अकाउंट के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि नोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है। देखिए नोस्ट्रो अकाउंट जनरली हम लोग यूज करते हैं, जनरली एक बैंक यहाँ पे फॉरेन करेंसी होल्ड करके रखती है अनदर बैंक के, यानी डिफरेंट कंट्री के बैंकों के फॉरेन करेंसी को होल्ड करके रखा जाता है। जैसे अगर मैं मान लूँ ये USA है और ये इंडिया का कोई बैंक SBI मान लीजिए, वो क्या करेंगे, होल्ड करके रखेगा USA का कोई बैंक USA के करेंसी को, और यहाँ के USA का कोई बैंक अगर होल्ड करके रखता है इंडियन करेंसी को। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डिफरेंट टाइप का जो बैंक होते हैं और डिफरेंट करेंसी को होल्ड करके रखा जाता है ताकि इस तरीके से हम लोग का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इजी हो सके। तो अगर इंडिया अगर होल्ड करके रखता है डिफरेंट कंट्री के बैंक फॉरेन करेंसी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग नोस्ट्रो अकाउंट बोला जाता है, ताकि हम लोग इजी वे से फॉरेन करेंसी को यूज कर सकते हैं। अगर USA का बैंक इंडियन करेंसी को होल्ड करके रखता है डिफरेंट बैंक में, तो यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं इंडियन बैंक में, तो यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं इनको वोस्ट्रो अकाउंट बोला जाता है। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 62 का पहला ऑप्शन, इट इज एन अकाउंट एट वन बैंक होल्ड्स इन द अनदर बैंक। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि एक अकाउंट, यहाँ पे जो अकाउंट होंगे एक बैंक होल्ड करके रखेंगे दूसरे बैंक के अकाउंट, और वो क्या रहेंगे आपका, किस फॉर्म में रहेगा, वो होल्ड करके रखेगा, फॉरेन करेंसी होल्ड किया जाएगा। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नोस्ट्रो अकाउंट होता है, वोस्ट्रो अकाउंट होता है, ये जनरली रिफर करते हैं सेम थिंग बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। ओके तो वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्यों करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपका क्या हो, ईजी हो सके, इसलिए यहाँ पे 62 का ऑप्शन सी सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 63 पर। द टर्म ऑफ द स्विफ्ट समटाइम सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, 63 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका स्विफ्ट से रिलेटेड है। देखिए स्विफ्ट का मतलब यहाँ पे होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। तो स्विफ्ट को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि होता क्या है। एक्चुअली में जब आप पैसा जब मंगाएंगे USA से, तो वो तो फॉरेन करेंसी होंगे। ओके और जब फॉरेन करेंसी होंगे तो आप उनको आप वो उस पैसे को अपने अकाउंट में कैसे डालेंगे, तो वहाँ पे जनरली जनरेट किया जाता है स्विफ्ट कोड, और ये जो स्विफ्ट कोड होता है वो आपका 8 और 11 डिजिट का कोड होता है। जनरली 8 डिजिट का जो कोड होता है वो जनरली प्राइमरी ब्रांचेस से रिलेटेड होता है, और जो 11 डिजिट का कोड होता है वो प्राइमरी ब्रांचेज के जो ब्रांचेज होते हैं, सब ब्रांचेज, वो वहाँ पे 11 डिजिट का कोड लिया जाता है। इस डिजिट के थ्रू, इस स्विफ्ट कोड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्री से हम लोग क्या करेंगे, पैसे मंगवा सकते हैं और अपने अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्विफ्ट का जो पर्पस होता है, सो इट इज द यूज टू सिक्योरली ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसलिए आपका ये आंसर सही होगा। आप यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन एक, अगर आप स्विफ्ट के बारे में थोड़ा सा जानते थे, जैसे कि इट इज यूज इन द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इट इज यूज फॉर द मैसेजिंग इन सीक्रेट डिफेंस कम्युनिकेशन,
ऐसा नहीं है। ओके, हाँ, थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हैं बी एंड डी में, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो इस फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये सिर्फ ट्रांसमिशन डेटा के बारे में बात नहीं करती है, ये जनरली आपका सिक्योरली ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करती है एंड इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करती है। इसलिए आपका 63 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टर एजेंसी कैन परचेज द गवर्नमेंट इंडियन सिक्योरिटी बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो जनरली आप लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जनरली आपका मिसमैच जो होता है, प्रॉब्लम होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटी को बेचती है कुछ दिनों के लिए, या 1 ईयर तक का टाइम रहता है, या मोर देन 1 ईयर का टाइम रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट भी बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा ऐसे फॉलोइंग इन्वेस्टर एजेंसी होंगे जो परचेज कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड को। तो यहाँ पर आप देखते होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी परचेज करती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी परचेज करते हैं, अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी परचेज करते हैं, एज वेल एज यहाँ पे इंडिविजुअल भी परचेज करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन सब में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डर किनका है, लार्जेस्ट होल्डर कौन करते हैं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉमर्शियल बैंक एसएलआर के टर्म में रखती है यहाँ पे, और एसएलआर आपका क्या होता है यहाँ पे, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी फॉर्म में रहता है, जैसे केस हो गया, गोल्ड हो गया एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक अपना रिजर्व रखते हैं, जैसे 19.5% है अभी एसएलआर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट होल्डर ऑफ द होल्डर ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको कौन रखेगा, कॉमर्शियल बैंक। ये स्टैटिक पोर्शन से आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में, या थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप ये भी देख सकते हैं 19.5% की बात की जा रही, तो मोस्टली आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको कौन रखते हैं, कॉमर्शियल बैंक रख सकते हैं। ओके, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक की अगर मैं बात करूं तो ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखते हैं अंडर एसएलआर, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक जनरली क्या करता है, शेयर आपका जो रहेंगे डिपॉजिट और लेंडिंग फॉर्म में रहता है, अराउंड आपका 10% ऑफ द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होगा। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 आपका स्टेट डेवलपमेंट लोन के बारे में बात कर रहा है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा बारे में बताऊं तो देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपका जनरली क्या है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, और ये जनरली कौन इशू करता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी इशू करती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो इशू तो होता है आपका ऑक्शन के थ्रू इशू होता है, ठीक ना, या आप देख सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ई कुबेर, वहाँ पर भी ये इशू किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपका ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटी एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन, जो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 66 पे डिस्कस करूंगा। देखिए, यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 4 टाइप के होते हैं, ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटी। देखिए, ये सब जो बिल होते हैं यहाँ पे जनरली ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होते हैं, और यहाँ पे जनरली अगर हम लोग जब हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ टाइम के लिए पैसे की लेन देन यहाँ पे करते हैं। ओके, जैसे अगर मान के चलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होते हैं ये इशू करते हैं आपका, दे आर इशू एट द डिस्काउंटेड रेट पे, और रिडीम कर सकते हैं आपका फेस वैल्यू पे। देखिए, फेस वैल्यू क्या है आपका और डिस्काउंटेड रेट क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करती है तो मान के चलिए यहाँ पे 100 रुपीज़ की बात करती है, ये आपका फेस वैल्यू हुआ, लेकिन ये इशू कितने रुपये में करेगी, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 2 रुपीज़ घटा देते हैं 98 रुपीज़, तो 98 रुपीज़ में यहाँ पे क्या करेंगे लोग परचेज कर सकते हैं, ओके, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स को। तो जब ये 98 रुपीज़ में ये परचेज कर सकते हैं तो यहाँ पे इशू कितने डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू किया जा रहा है, मतलब 2 रुपीज़ यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इनको फिर से अगर रिडीम करूँगा, या कोई भी इंडिविजुअल या जो भी इनको खरीदेंगे अगर वो फिर से इस सिक्योरिटी को रिडीम करना चाहेंगे तो वो फेस वैल्यू पे रिडीम होगा, ना कि आपका डिस्काउंटेड वैल्यू पे। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि 98 रुपीज़ में जो परचेज करेगा उनको 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है अगर वो फिर से बेचेगा तो ये आपका जनरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इशू प्राइस होता है, एक फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू आपका 100 रुपीज़ है और इशू प्राइस आपका कितना है 98 रुपीज़, जो डिस्काउंटेड रहता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी काम करती है। देखिए, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जनरली होता है ये आपका नो रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट के बारे में बात किया जाता है। जनरली यहाँ पे आपका कोई रिस्क नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन, जो आपका एक तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर में आता है।
तो देखिए जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है इट इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऑब्वियसली अभी जो मैंने डिस्कस किया, इसलिए आपका ए पहला ऑप्शन सही होगा। आरबीआई मैनेज द पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरबीआई जनरली क्या करती है, पब्लिक डेट मैनेज करती है यहाँ की पब्लिक डेट को अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट 1934। ओके, इट कैन बी यूज अंडर द एसएलआर बाय बैंक। हाँ, जो बैंक अपने एसएलआर को मेंटेन करके रखते हैं वही स्टेट डेवलपमेंट लोन को इशू कर सकते हैं, या यहाँ पे आप बोल सकते हैं यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में। ठीक, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 67, कैश मैनेजमेंट बिल। देखिए कैश मैनेजमेंट बिल भी आपका क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे जो कैश मैनेजमेंट बिल है ये भी आपका कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करता है। जस्ट लाइक जो ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल भी यहाँ पे क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करती है। अगर मैं ट्रेजरी बिल के बारे में बात करूँ, ये भी जस्ट लाइक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करती है यहाँ पे, और ये जनरली आपका 1 ईयर तक रहता है। और ये जब ऑप्शन होता है आपका ये तो 91 डेज का होता है, एक 128 डेज का होता है और 364 डेज का होता है। लेकिन यहाँ पे अब जैसे मैंने भी बोला कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इशू नहीं करती है। ओके, जो जनरली यहाँ पे ट्रेजरी बिल जो अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट आपका 25,000 होते हैं और उनका मल्टीपल होता है आपका 25,000 का। ठीक, देखिए अब यहाँ पे जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो जनरली कौन इशू कर सकते हैं, जिनके पास एसएलआर मेंटेन रखा जाए। अगर एसएलआर मेंटेन नहीं रखा जाए तो उनके लिए क्या होगा, अगर जो बैंक यहाँ पे एसएलआर को मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं तो वो किस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यूज कर सकते हैं या पैसे लोन पे ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और कॉन्सेप्ट आता है आपका यहाँ पे मार्जिनल स्टेबलाइजेशन स्कीम्स का कॉन्सेप्ट आता है। मार्जिनल स्टेबलाइजेशन स्कीम्स उनके लिए है, ये 91 डेज के लिए होगा जनरली, कुछ समय के लिए, मतलब 91 डे के लिए ये जनरली रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये मार्जिनल स्टेबलाइज स्कीम्स होता है, ये यहाँ पे जो लोग एसएलआर को मेंटेन करके नहीं रखते उनके लिए यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे 1 डे का आप ले सकते हैं मार्जिनल स्टेबलाइज स्कीम्स। ठीक, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं इट इज यूज टू द फंड द फिजिकल डेफिसिट, ऑब्वियसली नहीं, उनके लिए यूज नहीं किया जाता है। ये जनरली आपका जब भी टेम्पररी मिसमैच होता है कैश फ्लो का तब गवर्नमेंट यूज करती है, इसलिए आपका ऑप्शन थर्ड होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। इस तरह से आप देख सकते हैं 67 का आपका क्या आंसर होगा, यहाँ पे डी आंसर निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 68 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू इफ द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमिक इज इंक्रीजिंग। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, आप लॉजिक लगाकर भी क्वेश्चन के आंसर को लगा सकते हैं। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज कर रहा है, तो प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में आप बता सकते हैं तीनों ऑप्शन को देख करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बॉन्ड के बारे में, क्योंकि यहाँ पे पहला ऑप्शन किस है, बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज। अगर इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज करेगा, प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड प्राइस आपका डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड का मतलब होता है कि एक तरह से पेपर होता है, डेट पेपर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होल्डर जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड पेपर को रखते हैं, जैसे मैं आपको बॉन्ड पेपर दे दूंगा, लेकिन वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे रहेगा 10%। लेकिन वही चीज़ अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड प्राइस जो रहेंगे आपका वो एक तरह से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, देखिए अगर इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज कर रहा है, प्राइस ऑफ द गुड्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इस बॉन्ड पेपर का क्या वैल्यू क्या होगा। अगर वैल्यू की मैं बात करूँ, येल्ड ऑन बॉन्ड पेपर वो डिक्रीज करेगा और बॉन्ड प्राइस क्या होगा आपका यहाँ पे डिक्रीज होगा। मान के चलिए कि अभी 10% पे दे रहे हैं, मैं 100 रुपीज़ का बॉन्ड पेपर बनाया और 10% पे दे रहा हूँ 1 ईयर के लिए, तो 110 होगा। लेकिन उस टाइम आपका क्या होगा, 1 साल पहले 110 रुपये का वैल्यू होगा, लेकिन इन्फ्लेशन आने के बाद क्या हो रहा है कि आपका 110 रुपये का वैल्यू नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइस ऑफ द गुड्स आपका क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ना कि बॉन्ड प्राइस आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड दिया गया है वो आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे है। यहाँ पे इन्फ्लेशन के थ्रू आपका बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर बॉन्ड प्राइस डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड होल्डर यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन के टाइम ये क्या होगा, आपका बॉन्ड होल्डर भी लूज करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे द यील्ड ऑन बॉन्ड्स विल इंक्रीज, तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ये इंक्रीज करेगा। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट में जो बॉन्ड का जो प्राइस होगा वो डिक्रीज करेगा, पर्सन यहाँ पे क्या करेंगे, वो परचेज तो करेंगे नहीं, तो वहाँ पे लेस प्राइस को वो देने वाले हैं, तो लेस प्राइस देने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे द यील्ड ऑन बॉन्ड विल बी इंक्रीजेज। तो इस तरीके से 68 का ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उनके अकॉर्डिंग चलता हूँ। इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमिक, इंटरेस्ट रेट से क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बात है अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होगा, यहाँ पे डाउन हो जाएगा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरफ से क्या है बॉन्ड प्राइस यहाँ पे क्या होगा, डाउन हो जाएगा। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया बॉन्ड प्राइस से क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अगर यहाँ इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी प्राइस यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। लिक्विडिटी इन द मार्केट, यहाँ पे इफ द लिक्विडिटी अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या होगा, आपका डाउन होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉन्ड प्राइस आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन सेकंड सही है। डेवलपमेंट इन द फॉरेक्स मनी एंड कैपिटल मार्केट, और ये भी आपका किस पे डिपेंड करता है, लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है और इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। इसलिए इस तरह से कह सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए यहाँ पे 69 का डी आंसर सही होगा। चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द लीगल टेंडर मनी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपका लीगल टेंडर मनी के बारे में पूछ रहा है। देखिए लीगल टेंडर मनी का मतलब ये होता है कि जैसे आप जो नोट को यूज कर रहे हैं या करेंसी को यूज कर रहे हैं वो एक लीगल टर्म में है, लीगल टर्म में यूज होता है। लीगल टर्म में करने का मतलब है कि अगर 10 रुपये आप यूज कर रहे हैं या 100 रुपये यूज कर रहे हैं और कोई भी उसे लेने से मना कर दिया तो उसे पनिशमेंट भी हो सकता है। ओके, तो ये आपका कहाँ पे दिया हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 26 में दिया हुआ है। रुपी नोट एंड कॉइन्स आपका क्या है, लीगल टेंडर में है। अगर कोई पर्सन रिफ्यूज करता है तो उनको पनिशमेंट भी मिल सकता है। ओके, तो इसलिए उसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देख के एलिमेंट कर सकते हैं। द मनी विच इज टेंडर इन द कोर्ट ऑफ द लॉ टू डिफरे द फी ऑफ द लीगल कोर्स। ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ द लॉ से तो नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। द मनी विच इज क्रेडिटर इज अंडर द कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो यहाँ पे ये सही हो सकता है ऑप्शन बी। सी द बैंक मनी इन द फॉर्म द चेक ड्राफ्ट, ये तो आपका लीगल टेंडर मनी नहीं है। ओके, द मेटेलिक मनी इन द सर्कुलेशन इन द कंट्री, ये भी आपका लीगल टेंडर मनी है। लीगल टेंडर मतलब ये होता है कि उस करेंसी का लीगल वैल्यू होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। फॉर एनी क्वेरी जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। सो टुडे विल डिस्कस द नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर 61 to 70। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट। अगर आपको FCNR अकाउंट के बारे में पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे टू लगा सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेसिडेंस इंडिया एंड NRI बोथ कैन ओपन। देखिए ये आपका गलत होगा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेसिडेंस इंडिया के लिए अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ ये आपका NRI एंड PIO के लिए होता है अप्लाई। ओनली फॉरेन करेंसी कैन बी डिपोजिटेड, हाँ ये सही है आपका, ओनली फॉरेन करेंसी आपका डिपोजिट होगा। रुपी कैन बी डिपोजिटेड ये नहीं होगा अगर ओनली फॉरेन करेंसी की बात किया जा रहा है तो देखिए होंगे थर्ड नंबर आपका क्या होगा, गलत होगा। अगर आप यहाँ पे लॉजिक भी लगाएंगे तो थर्ड नंबर यहाँ पे कहीं पर भी नहीं दिया गया है। कैन हैव द बोथ डिमांड एंड टाइम डिपोजिट, ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आप फिक्स्ड एंड टर्म डिपोजिट की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आपका 61 का क्या होगा, बी। द टर्म द नोस्ट्रो अकाउंट विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे नोस्ट्रो अकाउंट के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि नोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है। देखिए नोस्ट्रो अकाउंट जनरली हम लोग यूज करते हैं, जनरली एक बैंक यहाँ पे फॉरेन करेंसी होल्ड करके रखती है अनदर बैंक के, यानी डिफरेंट कंट्री के बैंकों के फॉरेन करेंसी को होल्ड करके रखा जाता है। जैसे अगर मैं मान लूँ ये USA है और ये इंडिया का कोई बैंक SBI मान लीजिए, वो क्या करेंगे, होल्ड करके रखेगा USA का कोई बैंक USA के करेंसी को, और यहाँ के USA का कोई बैंक अगर होल्ड करके रखता है इंडियन करेंसी को। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस डिफरेंट टाइप का जो बैंक होते हैं और डिफरेंट करेंसी को होल्ड करके रखा जाता है ताकि इस तरीके से हम लोग का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इजी हो सके। तो अगर इंडिया अगर होल्ड करके रखता है डिफरेंट कंट्री के बैंक फॉरेन करेंसी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग नोस्ट्रो अकाउंट बोला जाता है, ताकि हम लोग इजी वे से फॉरेन करेंसी को यूज कर सकते हैं। अगर USA का बैंक इंडियन करेंसी को होल्ड करके रखता है डिफरेंट बैंक में, तो यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं इंडियन बैंक में, तो यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं इनको वोस्ट्रो अकाउंट बोला जाता है।
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 62 का पहला ऑप्शन, इट इज एन अकाउंट एट वन बैंक होल्ड्स इन द अनदर बैंक। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि एक अकाउंट, यहाँ पे जो अकाउंट होंगे एक बैंक होल्ड करके रखेंगे दूसरे बैंक के अकाउंट, और वो क्या रहेंगे आपका, किस फॉर्म में रहेगा, वो होल्ड करके रखेगा, फॉरेन करेंसी होल्ड किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नोस्टर अकाउंट होता है, फोस्टर अकाउंट, वॉस्टर अकाउंट होता है, ये जनरली रिफर करते हैं सेम थिंग बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्यों करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपका क्या हो, ईजी हो सके, इसलिए यहाँ पे 62 का ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। द टर्म ऑफ द स्विफ्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। 63 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका स्विफ्ट से रिलेटेड है। देखिए, स्विफ्ट का मतलब यहाँ पे होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो स्विफ्ट को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि होता क्या है। एक्चुअली में जब आप पैसा जब मंगाएंगे यूएसए से, तो वो तो फॉरेन करेंसी होंगे। ओके, और जब फॉरेन करेंसी होंगे तो आप वो उस पैसे को अपने अकाउंट में कैसे डालेंगे, तो वहाँ पे जनरली जनरेट किया जाता है स्विफ्ट कोड। और ये जो स्विफ्ट कोड होता है वो आपका 8 और 11 डिजिट का कोड होता है। जनरली 8 डिजिट का जो कोड होता है वो जनरली प्राइमरी ब्रांचेस से रिलेटेड होता है, और जो 11 डिजिट का कोड होता है वो प्राइमरी ब्रांचेज के जो ब्रांचेज होते हैं, सब ब्रांचेज, वो वहाँ पे 11 डिजिट का कोड लिया जाता है। इस डिजिट के थ्रू, इस स्विफ्ट कोड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्री से हम लोग क्या करेंगे, पैसे मंगवा सकते हैं और अपने अकाउंट में यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्विफ्ट का जो पर्पस होता है, सो इट इज द यूज टू सिक्योरली ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसलिए आपका ये आंसर सही होगा। आप यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए को अगर आप स्विफ्ट के बारे में थोड़ा सा जानते थे, जैसे कि इट इज यूज इन द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड इट इज यूज फॉर द मैसेजिंग इन सीक्रेट डिफेंस कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं है। ओके, हाँ, थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हैं बी एंड डी में, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो इस फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये सिर्फ ट्रांसमिशन डेटा के बारे में बात नहीं करती है, ये जनरली आपका सिक्योरली ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करती है एंड इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करती है, इसलिए आपका 63 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टर एजेंसी कैन परचेज द गवर्नमेंट इंडियन सिक्योरिटी बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो जनरली आप लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जनरली आपका मिसमैच जो होता है, प्रॉब्लम होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटी को बेचती है कुछ दिनों के लिए, या 1 ईयर तक का टाइम रहता है, या मोर देन 1 ईयर का टाइम रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट भी बोला जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा ऐसे फॉलोइंग इन्वेस्टर एजेंसी होंगे जो परचेज कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड को। तो यहाँ पर आप देखते होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी परचेज करती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी परचेज करते हैं, अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी परचेज करते हैं, एज वेल एज यहाँ पे इंडिविजुअल भी परचेज करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन सब में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर होल्डर किनका है, लार्जेस्ट होल्डर कौन करते हैं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉमर्शियल बैंक एसएलआर के टर्म में रखती है यहाँ पे, और एसएलआर आपका क्या होता है, यहाँ पे स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी फॉर्म में रहता है, जैसे केस हो गया, गोल्ड हो गया एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक अपना रिजर्व रखते हैं, जैसे 19.5% है अभी एसएलआर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट होल्डर ऑफ द होल्डर ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको कौन रखेगा, कॉमर्शियल बैंक। ये स्टैटिक पोर्शन से आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में, या थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप ये भी देख सकते हैं 19.5% की बात की जा रही, तो मोस्टली आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको कौन रखते हैं, कॉमर्शियल बैंक रख सकते हैं। ओके, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक की अगर मैं बात करूं तो ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखते हैं अंडर एसएलआर, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक जनरली क्या करता है, शेयर आपका जो रहेंगे डिपॉजिट और लेंडिंग फॉर्म में रहता है, अराउंड आपका 10% ऑफ द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होगा। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 आपका स्टेट डेवलपमेंट लोन के बारे में बात कर रहा है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा बारे में बताऊं, तो देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपका जनरली क्या है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, और ये जनरली कौन इशू करता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी इशू करती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो इशू तो होता है आपका ऑक्शन के थ्रू इशू होता है, ठीक ना, या आप देख सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है ई कुबेर, वहाँ पर भी ये इशू किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपका ट्रेजरी बिल,
कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटी एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन, जो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 66 पे डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये 4 टाइप के होते हैं, ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटी। देखिए ये सब जो बिल होते हैं यहाँ पे जनरली ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होते हैं, और यहाँ पे जनरली अगर हम लोग जब हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ टाइम के लिए पैसे के लेन देन यहाँ पे करते हैं। ओके, जैसे अगर मान के चलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होते हैं ये इशू करते हैं आपका, दे आर इशू एट द डिस्काउंटेड रेट पे, और रिडीम कर सकते हैं आपका फेस वैल्यू पे। देखिए फेस वैल्यू क्या है आपका और डिस्काउंटेड रेट क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करती है तो मान के चलिए यहाँ पे 100 रुपीज़ की बात करती है, ये आपका फेस वैल्यू हुआ। लेकिन ये इशू कितने रुपये में करेगी, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 2 रुपीज़ घटा देते हैं 98 रुपीज़, तो 98 रुपीज़ में यहाँ पे क्या करेंगे लोग परचेज कर सकते हैं। ओके, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स को। तो जब ये 98 रुपीज़ में ये परचेज कर सकते हैं तो यहाँ पे इशू कितने डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू किया जा रहा है, मतलब 2 रुपीज़ यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इनको फिर से अगर रिडीम करूँगा या कोई भी इंडिविजुअल या जो भी इनको खरीदेंगे अगर वो फिर से इस सिक्योरिटी को रिडीम करना चाहेंगे तो वो फेस वैल्यू पे रिडीम होगा, ना कि आपका डिस्काउंटेड वैल्यू पे। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि 98 रुपीज़ में जो परचेज करेगा उनको 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है अगर वो फिर से बेचेगा तो ये आपका जनरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इशू प्राइस होता है, एक फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू आपका 100 रुपीज़ है और इशू प्राइस आपका कितना है 98 रुपीज़, जो डिस्काउंटेड रहता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी काम करती है। देखिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जनरली होता है ये आपका नो रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट के बारे में बात किया जाता है। जनरली यहाँ पे आपका कोई रिस्क नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन, जो आपका एक तरफ से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर में आता है। तो देखिए जो स्टेट डेवलपमेंट लोन है इट इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऑब्वियसली अभी जो मैंने डिस्कस किया, इसलिए आपका ए पहला ऑप्शन सही होगा। आरबीआई मैनेज द पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरबीआई जनरली क्या करती है, पब्लिक डेट मैनेज करती है यहाँ की पब्लिक डेट को अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट 1934। ओके, इट कैन बी यूज अंडर द एसएलआर बाय बैंक। हाँ, जो बैंक अपने एसएलआर को मेंटेन करके रखते हैं वही स्टेट डेवलपमेंट लोन को इशू कर सकते हैं, या यहाँ पे आप बोल सकते हैं यूज कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में। ठीक, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 67 कैश मैनेजमेंट बिल। देखिए कैश मैनेजमेंट बिल भी आपका क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे जो कैश मैनेजमेंट बिल है ये भी आपका कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करता है। जस्ट लाइक जो ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल भी यहाँ पे क्या करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करती है। अगर मैं ट्रेजरी बिल के बारे में बात करूँ, ये भी जस्ट लाइक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करती है यहाँ पे, और ये जनरली आपका 1 ईयर तक रहता है। और ये जब ऑप्शन होता है आपका ये तो 91 डेज का होता है, एक 128 डेज का होता है और 364 डेज का होता है। लेकिन यहाँ पे अब जैसे मैंने भी बोला कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इशू नहीं करती है। ओके, जो जनरली यहाँ पे ट्रेजरी बिल जो अवेलेबल होते हैं यहाँ पे मिनिमम अमाउंट आपका 25,000 होते हैं और उनका मल्टीपल होता है आपका 25,000 का। ठीक, देखिए अब यहाँ पे जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो जनरली कौन इशू कर सकते हैं, जिनके पास एसएलआर मेंटेन रखा जाए। अगर एसएलआर मेंटेन नहीं रखा जाए तो उनके लिए क्या होगा, अगर जो बैंक यहाँ पे एसएलआर को मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं तो वो किस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यूज कर सकते हैं या पैसे लोन पे ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और कॉन्सेप्ट आता है आपका यहाँ पे मार्जिनल स्टेबलाइजेशन स्कीम्स का कॉन्सेप्ट आता है। मार्जिनल स्टेबलाइजेशन स्कीम उनके लिए है, ये 91 डेज के लिए होगा जनरली, कुछ समय के लिए, मतलब 91 डे के लिए ये जनरली रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये मार्जिनल स्टेबलाइज स्कीम्स होता है ये यहाँ पे जो लोग एसएलआर को मेंटेन करके नहीं रखते उनके लिए यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे 1 डे का आप ले सकते हैं मार्जिनल स्टेबलाइज स्कीम्स। ठीक, तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं इट इज यूज टू द फंड द फिजिकल डेफिसिट, ऑब्वियसली नहीं, उनके लिए यूज नहीं किया जाता है। ये जनरली आपका जब भी टेम्पररी मिसमैच होता है कैश फ्लो का तब गवर्नमेंट यूज करती है, इसलिए आपका ऑप्शन 3rd होगा, 1st and 3rd। इस तरह से आप देख सकते हैं 67 का आपका क्या आंसर होगा, यहाँ पे डी आंसर निकलेगा। ओके,
तो यहाँ पे मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 68 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू इफ द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमिक इज इंक्रीजिंग। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, आप लॉजिक लगाकर भी क्वेश्चन के आंसर को लगा सकते हैं। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज कर रहा है, तो प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज कर रहा है, तो इस केस में आप बता सकते हैं तीनों ऑप्शन को देख करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बॉन्ड के बारे में, क्योंकि यहाँ पे पहला ऑप्शन किस है, बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज। अगर इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज करेगा, प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीज करेगा, तो बॉन्ड प्राइस आपका डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड का मतलब होता है कि एक तरह से पेपर होता है, डेट पेपर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होल्डर जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड पेपर को रखते हैं, जैसे मैं आपको बॉन्ड पेपर दे दूंगा, लेकिन वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे रहेगा 10%। लेकिन वही चीज़ अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड प्राइस जो रहेंगे आपका वो एक तरह से क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, देखिए अगर इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज कर रहा है, प्राइस ऑफ द गुड्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इस बॉन्ड पेपर का क्या वैल्यू क्या होगा। अगर वैल्यू की मैं बात करूँ, येल्ड ऑन बॉन्ड पेपर वो डिक्रीज करेगा, और बॉन्ड प्राइस क्या होगा आपका यहाँ पे डिक्रीज होगा। मान के चलिए कि अभी 10% पे दे रहे हैं, मैं 100 रुपीज़ का बॉन्ड पेपर बनाया और 10% पे दे रहा हूँ 1 ईयर के लिए, तो 110 होगा। लेकिन उस टाइम आपका क्या होगा, 1 साल पहले 110 रुपये का वैल्यू होगा, लेकिन इन्फ्लेशन आने के बाद क्या हो रहा है कि आपका 110 रुपये का वैल्यू नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइस ऑफ द गुड्स आपका क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ना कि बॉन्ड प्राइस आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड दिया गया है वो आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे है। यहाँ पे इन्फ्लेशन के थ्रू आपका बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि बॉन्ड प्राइस विल डिक्रीज। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर बॉन्ड प्राइस डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड होल्डर यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन के टाइम ये क्या होगा, आपका बॉन्ड होल्डर भी लूज करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे द यील्ड ऑन बॉन्ड्स विल इंक्रीज, तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ये इंक्रीज करेगा। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट में जो बॉन्ड का जो प्राइस होगा वो डिक्रीज करेगा, पर्सन यहाँ पे क्या करेंगे, वो परचेज तो करेंगे नहीं, तो वहाँ पे लेस प्राइस को वो देने वाले हैं, तो लेस प्राइस देने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे द यील्ड ऑन बॉन्ड विल बी इंक्रीजेज। तो इस तरीके से 68 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उनके अकॉर्डिंग चलता हूँ। इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमिक, इंटरेस्ट रेट से क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होगा, यहाँ पे डाउन हो जाएगा, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह से क्या है, बॉन्ड प्राइस यहाँ पे क्या होगा, डाउन हो जाएगा। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया बॉन्ड प्राइस से क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अगर यहाँ इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भी प्राइस यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। लिक्विडिटी इन द मार्केट, यहाँ पे इफ द लिक्विडिटी अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या होगा, आपका डाउन होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉन्ड प्राइस आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन सेकंड सही है। डेवलपमेंट इन द फॉरेक्स मनी एंड कैपिटल मार्केट, और ये भी आपका किस पे डिपेंड करता है, लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है और इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। इसलिए इस तरह से कह सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए यहाँ पे 69 का डी आंसर सही होगा। चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द लीगल टेंडर मनी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपका लीगल टेंडर मनी के बारे में पूछ रहा है। देखिए लीगल टेंडर मनी का मतलब ये होता है कि जैसे आप जो नोट को यूज करें या करेंसी को यूज कर रहे हैं वो एक लीगल टर्म में है, लीगल टर्म में यूज होता है। लीगल टर्म में कहने का मतलब है कि अगर 10 रुपये आप यूज कर रहे हैं या 100 रुपये यूज कर रहे हैं और कोई भी उसे लेने से मना कर दिया तो उसे पनिशमेंट भी हो सकता है। ओके, तो ये आपका कहाँ पे दिया हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 26 में दिया हुआ है। रुपी नोट एंड कॉइन्स आपका क्या है, लीगल टेंडर में है। अगर कोई पर्सन रिफ्यूज करता है तो उनको पनिशमेंट भी मिल सकता है। ओके, तो इसलिए उसको बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। तो देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देख के एलिमेंट कर सकते हैं। द मनी विच इज टेंडर इन द कोर्ट ऑफ द लॉ टू डिफरे द फी ऑफ द लीगल कोर्स। ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ द लॉ से तो नहीं होगा, इसलिए सेकंड फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। द मनी विच इज क्रेडिटर इज अंडर द कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो यहाँ पे ये सही हो सकता है ऑप्शन बी। सी द बैंक मनी इन द फॉर्म द चेक ड्राफ्ट, ये तो आपका लीगल टेंडर मनी नहीं है। ओके, द मेटेलिक मनी इन द सर्कुलेशन इन कंट्री, ये भी आपका लीगल टेंडर मनी है। लीगल टेंडर मतलब ये होता है कि उस करेंसी का लीगल वैल्यू होगा।